बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि उनके बारे में जो उसकी जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ टिप्स और उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ एग्जांपल के साथ उनकी वजाहत की जाएगी। ये पार्ट बी है, जबकि पार्ट ए जो था वो मैंने अपलोड कर दिया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने तकरीबन जो 6 जो मुख्तलिफ़ टाइप जो थी वो की थी और उनके साथ उनकी एग्जांपल की थी। इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके अंदर हम जो 7वीं जो टाइप करेंगे वो सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस बनाकर दे दिया जाएगा और उस सीक्वेंस को आपने आगे प्रोसीड करना होगा। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। पहली जो एग्जांपल है वो कहता है मंडे इज़ टू फेब्रुअरी एज़ फ्राइडे इज़ टू। अब देखें, उसने मंडे को जो है फेब्रुअरी के बराबर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आगे जो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, आगे जो थर्सडे होगा और उसके बाद जो फ्राइडे होगा वो भी किसी न किसी के इक्वल होगा। अब देखें, ये जो है वो मार्च के इक्वल आ जाएगा, ये जो है वो आगे अप्रैल के, और थर्सडे जो है वो मई के इक्वल आ जाएगा, और ये जो है फ्राइडे जो है वो जून के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 2 वाला बनेगा। अब देखें, सवाल नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, वो कहता है इफ़ दी यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे कम आफ्टर टुमारो। अब देखें, यस्टरडे को जो था वो था मंडे, तो इसका मतलब ये है कि टू डे का जो है वो ट्यूसडे होगा, यानी टू डे को जो है वो होगा ट्यूसडे। तो टुमारो को जो होगा वो होगा वेडनेसडे। तो अब उसने पूछा है कि टुमारो से बाद वाला दिन कौन सा होगा। टुमारो को जो है वेडनेसडे है, और वेडनेसडे के बाद जो है थर्सडे आता है, तो टुमारो के बाद वाला दिन जो होगा वो थर्सडे होगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखते हैं मज़ीद एग्जांपल। वो कहता है टिक द चूज डैट गिव अ लॉजिकल सीक्वेंस टुमारो, उसके बाद कहता है यस्टरडे, उसके बाद कहता है टुडे। अब आपने इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक आपने तरतीब देना है। तो पर पहला जो लॉजिक बन सकता है वो ये है कि यस्टरडे सबसे पहले आता है, यानी 2 सबसे पहले आता है, उसके बाद टुडे आता है 3 वाला, और उसके बाद जो है वो 1 आता है। एक लॉजिक ये वाला बन सकता है, 2, 3 और 1 का। अब दूसरा लॉजिक ये बन सकता है टुमारो जो है वो आने वाला है, यानी 1, उसके बाद उससे पहले जो है वो टुडे आया है, और उससे पहले जो है वो यस्टरडे आया, यानी 2 वाला बनेगा। तो 132 यानी 1, 3, 2, 1 वाला ये लॉजिक बन सकता है, और दूसरा लॉजिक ये बन सकता है 2, 3 और 1 का बन सकता है। तो आप अगर ऑप्शन के अंदर गौर करें तो 1, 3 और 2 का जो है वो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ऑप्शन जो मौजूद है वो 2, 3 और 1 का मौजूद है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें, सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है हाउ मैनी कॉन्स्टेंट आर देयर बिटवीन द सेकंड एंड द फोर्थ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो है वो 5 हरूफ वावल हैं, ए, ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। अब वो कहता है दूसरे और चौथे के दरमियान जो कांस्टेंट आते हैं, यानी जो हरूफ वावल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट उनको कांस्टेंट कहते हैं। अब उनके कांस्टेंट जितने भी आते हैं दूसरे और चौथा जो हरूफ वावल है उसके दरमियान आते हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 8। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर भी देख सकते हैं। उसके दरमियान जो आई आएगा तो वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वावल है। आई के अलावा उसके दरमियान जो है 8 अल्फ़ाबेट बनेंगे। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं, वो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इसके अंदर ये होगा कि आपको बिल्कुल सादा जो सवाल दे दी जाएंगे उसको आपने अपनी फ़हम के मुताबिक हल करना होगा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है विच इज़ द हैवियर ऑफ द टू, अ पाउंड ऑफ गोल्ड, अ पाउंड ऑफ फीदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड के लिए भी एक पाउंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और फीदर के लिए भी एक पाउंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। दोनों के लिए पाउंड पाउंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो इसके अंदर किसी के हैवी और किसी के लाइट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि दोनों मिकदार के अंदर बराबर होंगे। लेकिन ज़ाहरी मिकदार के अंदर वो जो है फ़ीदर जो ज़्यादा होंगे। गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा उस पाउंड के बराबर हो जाएगा, लेकिन फ़ीदर की एक बड़ी मिकदार पाउंड के बराबर होगी एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड। लेकिन वज़न के अंदर दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 वाला होगा, बोथ आर द सेम। अब सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है इट टेक 2 मिनट टू बॉयल एन एग, हाउ मैनी टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 एग टुगेदर।
अब वो कहता है एक अंडा है, उसको उबालने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं। अगर आप 5 अंडे इकट्ठे उबालें तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो 2 मिनट ही लगेंगे। अगर हम अलग-अलग उबालें तो फिर हर अंडे के लिए 2-2 मिनट होंगे, तो टोटल जो मिनट बनेंगे वो 10 मिनट बनेंगे। लेकिन अगर हम इकट्ठे उबालें तो बर्तन सेम होगा और एटमॉस्फेयर सेम होगा, तो 2 मिनट ही लगेंगे। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब यहाँ पर कहता है स्कूल ऑलवेज हैव, यानी एक स्कूल के लिए किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो यहाँ पर देखिए क्लासरूम, डेस्क और बिल्डिंग, अगर ये हो या ना हो तो स्कूल हो सकता है। लेकिन अगर स्कूल के अंदर टीचर मौजूद हो तो वो स्कूल नहीं रहेगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है व्हाट ऑल बुक हैव, इन तमाम किताबों के अंदर क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पर देखिए स्टोरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वर्सेस जो हैं वो भी हो सकती हैं, हो नहीं सकती, या क्वेश्चन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन तमाम किताबों के अंदर पेजेस ज़रूर होते हैं। तो कॉमन सेंस के मुताबिक हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 वाला होगा। अब चलते हैं जी अगली टाइप की तरफ। अगली जो टाइप है ये वर्ड फॉर्मेशन की है। इसके अंदर ये होगा कि आपको एक लफ्ज़ जो है सवाल के अंदर मौजूद होगा और 4 लफ्ज़ जो है वो ऑप्शन के अंदर मौजूद होंगे। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये होता है कि उनमें से जो है 4 में से जो 3 होंगे वो उस लफ्ज़ के स्पेलिंग को आगे पीछे करने से बन जाएंगे, लेकिन एक नहीं बनेगा। या बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि सिर्फ एक बनता है, बाकी 3 नहीं बनते, तो वो जो बनता है वो आपने तलाश करना होता है। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरवाइज़ सबसे पहले लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर करना क्या है कि जो लफ्ज़ इसके स्पेलिंग को रीअरेंज करने से नहीं बनेगा वो आपने तलाश करना होगा। तो आप यहाँ पर देखें देर जो है वो बन जाएगा। इसके स्पेलिंग अदरवाइज़ के अंदर मौजूद हैं, वाइज़र के भी मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 के भी मौजूद हैं। लेकिन सेंस के जो स्पेलिंग है वो मुकम्मल तौर पर अदरवाइज़ के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि सेंस के अंदर देखें एस आ चुका है, जबकि अदरवाइज़ के डबल एस आ चुका है बल्कि, और अदरवाइज़ के अंदर जो है वो एस जो है एक मरतबा है। तो सेंस का जो लफ्ज़ है वो अदरवाइज़ को के स्पेलिंग को रीअरेंज करने से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें डॉटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीयर के स्पेलिंग भी उसके अंदर मौजूद हैं, हीट के भी मौजूद हैं और गेट के भी स्पेलिंग उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन हंगर के जो स्पेलिंग है वो उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हंगर के अंदर आप देख सकते हैं एन आ चुका है, जबकि डॉटर के अंदर एन मौजूद ही नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मामीटर। तो इसके अंदर ये होगा कि एक लफ्ज़ बन रहा होगा और बाकी 3 नहीं बन रहे होंगे। जो बन रहा होगा वो आपने तलाश करना है, यानी पिछले सवालों का बिल्कुल उलट जाना है। अब देखिए थर्मामीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोमेंट के स्पेलिंग जो है उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मोमेंट के अंदर एन आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर जो एन मौजूद नहीं। देर फार के अंदर एफ़ आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर एफ़ मौजूद नहीं है। और इसी तरह आप देखें ट्रीज़ के अंदर एस आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर एस मौजूद नहीं है। लेकिन थीम के स्पेलिंग मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद है। तो यही ऑड मैन आउट ये जो वर्ड फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 वाला ही होगा। अब देखें सवाल नंबर 4 के अंदर देखें जनरेशन। तो यहाँ पर आप देखें नेचर के जो स्पेलिंग जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि नेचर के अंदर यू आ चुका है, जबकि यू जो है जनरेशन के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह जनरल के अंदर एल आ चुका है, जबकि जनरेशन के अंदर एल मौजूद नहीं है। लेकिन नेशन के जो स्पेलिंग उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ट्रेन के अंदर एस आ चुका है, जबकि जनरेशन के अंदर एस मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका यहाँ पर बेहतरीन आंसर होगा। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली जो टाइप है वो वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या होगा कि एक लफ्ज़ जो है सवाल के अंदर मौजूद होगा और ऑप्शन के अंदर 4 अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे। आपने करना क्या होगा, उन चारों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट जो है उस लफ्ज़ के शुरू के अंदर लगाना है, और लगाना इस तरह है कि उससे एक ख़ास मतलब वाला लफ्ज़ बन जाए। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 के अंदर बैक लिखा हुआ है। अब आपने करना है कि चारों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट इसके शुरू के अंदर लगाना है। अगर मैं आपके सामने डी लगाता हूँ, एस लगाता हूँ या टी लगाता हूँ तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा जिसका कोई ख़ास मतलब हो। लेकिन अगर मैं ए लगा देता हूँ तो ये जो है बैक बन जाएगा, जिसका मतलब होता है पुष्ट के बल गिरना। तो ये एक ख़ास मतलब वाला लफ्ज़ बन चुका। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 2 के अंदर देखें आप बेस लिखा हुआ है।
तो अब आपने यही करना है कि इन चारों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट लगाना है। तो यहाँ पर अगर मैं एस लगाता हूँ, आर लगाता हूँ या ई लगाता हूँ तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं ए लगा देता हूँ वो बन जाएगा आ बेस, जिसका मतलब होता है जलील करना या किसी को रुसवा करना। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन मौजूद है। अगर मैं इसके शुरू के अंदर एन लगा दूं या आर लगा दूं या वाई लगा दूं, कोई इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर टी लगा दूं तो ये बन जाएगा टाल, जिसका मतलब होता है लंबा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 4 के अंदर वो कहता है ईट। अब यहाँ पर देखें मैं अगर एस लगा दूँ तो ये बन जाएगा सीट, जिसका मतलब है निश्चित। इसी तरह अगर मैं यू लगा दूँ, टी लगा दूँ तो एल बना दूँ, यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनेगा जिसका कोई ख़ास मतलब हो। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगले टाइप की तरफ। यहाँ पर देखें जुम्बल स्पेलिंग क्वेश्चन। इसके अंदर होता यह है कि आपको एक लफ्ज़ के जो स्पेलिंग है वो सीधे तरह नहीं लिखे दिए जाते, बल्कि उनको उल्ट तरीके से लिख दिए जाते। और आपने जो है एक आपको सामने एक क्लू मौजूद होगा, उसके मुताबिक आपने उस स्पेलिंग को अरेंज करना होगा। उसका जो पहला अल्फ़ाबेट या आखिरी अल्फ़ाबेट आपको क्वेश्चन के अंदर बताना होगा। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप देखें सवाल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं वो कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल स्पेलिंग एंड राइट द लास्ट लेटर। यानी आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है, उसके ऑप्शन के अंदर जो इसका लास्ट लेटर बनता है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर देखें VISREL, और आपको क्लू दे दिया गया कि ये एक मेटल का नेम है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये सिल्वर बनता है, SILVE और उसके बाद R, यानी ये सिल्वर, ये जो एक मेटल है। तो आप इसने पूछा था कि यहाँ पर इसने आपने क्या करना है कि लास्ट लेटर बताना। तो लास्ट लेटर जो R बनता है, तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखें सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग जुम्बल स्पेलिंग एंड राइट द फर्स्ट लेटर। उसके अंदर आपसे पूछा गया था लास्ट लेटर बताएं, इसके अंदर फर्स्ट लेटर भी बताएं। अब वो कहता है RDUC। ये जो है आपको क्लू दे देगा कि ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अगर आप इस पर गौर करें तो CURD, कर्ड यानी दही बन जाएगा। तो इसने पूछा ये आपसे फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, तो फर्स्ट लेटर C वाला आएगा। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर बनता है। इस तरह आपने जुम्बल स्पेलिंग वाले क्वेश्चन को हल करना है। अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं जी। अगली जो टाइप है वो डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन की है। इसके अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ सिचुएशन दी जाएंगी और उसके मुताबिक आपने या तो उनका जो टोटल फासला जो है वो मेजर करना है या उसकी डायरेक्शन आपने मेजर करनी होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जी। अब यहाँ पर कहता है मैन मूव 4 किलोमीटर टुवार्ड द नॉर्थ, देन ही टर्न हिज राइट हैंड एंड कवर 4 किलोमीटर अगेन, देन ही अगेन टर्न एट राइट हैंड एंड कवर 5 किलोमीटर, नाउ ही विल बी इन द ब्लैंक डायरेक्शन। अब वो कहता है कि एक आदमी है, वो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर कवर करता है, फिर जो है अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाता है, फिर 4 किलोमीटर, फिर राइट की तरफ मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जो है सफ़र तय करता है। अब उसने उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये सारा सफ़र तय करने के बाद किस सिमत की जानब होगी वो आपने यहाँ पर बताना होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्शन बनाने लगें तो आपका जो फ्रंट जो साइड होगी उसकी जानब जो है वो नॉर्थ होना चाहिए, बाकी उसके मुताबिक जो है आपने साइडें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ, अगर नॉर्थ इस तरफ है तो ये ईस्ट इस तरफ आ जाएगा और वेस्ट इस तरफ, इसके बाद जो साउथ इस तरफ आ जाएगा। अब वो देखें पहले वो नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी यहाँ पर जो है 4 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद जो है वो अपने राइट की तरफ यानी इस तरफ मुड़ जाता है और फिर 4 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद राइट की तरफ यानी इस तरफ मुड़ जाता है, तो फिर वो 5 किलोमीटर तय करता है। तो अब यह देखें यहाँ ये जो नॉर्थ की तरफ था ये जो फिर साउथ की तरफ आ जाएगी, तो अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ की जानब होगी। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका यहाँ पर आंसर बनता है। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। कहता है मैन वॉक 7 माइल ईस्टवर्ड, turn right and travel 3 miles and further turn right and travel 11 miles. How far he from the starting point? अब यहाँ पर देखें वही जो सिचुएशन आपने दोबारा बनानी है। ये देखिए इस तरफ ये नॉर्थ वाला बन जाएगा, ये ईस्ट है, उसके बाद ये वेस्ट है, उसके बाद ये साउथ है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें ये पॉइंट अगर मैं बना लूँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो जो है ईस्ट की जानब जा रहा है, यानी ईस्ट जो है इस तरफ है, तो ईस्ट की जानब वो 7 जो माइल है वो कवर करता है। ओके, उसके बाद जो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाता है तो 3 जो माइल है वो दोबारा कवर करता है। उसके बाद फिर राइट की तरफ मुड़ जाता है तो 11 किलोमीटर जो है वो कवर करता है।
यानी ये 11 किलोमीटर है। अब हमने इस सवाल को जो हल करना है वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यानी मसला फिसागोर के मुताबिक जो है इसको हल करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइएंगल बना लेता हूँ। ये पॉइंट जो है मैं इस पॉइंट के साथ अटैच कर देता हूँ और यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। ये देखें, ये जो 3 माइल है तो ये भी 3 माइल ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो 7 इतना बनता है, तो ये जो है बाकी जो होगा ये 4 बन जाएगा। तो ये 3 ये और 4 ये। अब यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो या अगर मैं इसको ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ और इसको सी कह दूँ, तो ए सी जो है मैंने फाइंड आउट करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पर ऊपर मैं 2 लगा दूंगा और इन दोनों का जो है स्क्वायर ले लेता हूँ। 4 का स्क्वायर भी कर लेता हूँ और उसके बाद 3 का स्क्वायर भी कर लेता हूँ और दोनों को ऐड अप कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 25। और उसके बाद जो है ये जो ए सी जो है इसके ऊपर जो 2 मौजूद है इसको मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाऊँगा और ये बन जाएगा 5, यानी ए सी जो है वो बराबर होगा 5 के। तो 5 माइल्स दूर होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगली टाइप की तरफ। अगली जो टाइप है वो कहता है करेक्ट मैथमेटिकली साइन। आपने जो है इक्वल के साइन से कबल यानी इक्वल के साइन से कबल और इक्वल से साइन से बाद, एक इक्वल के जो साइन से बाद जो नंबर मौजूद होगा वो बना होगा इक्वल के साइन से जो पहले नंबर मौजूद हो उनके अंदर मुख्तलिफ जो मैथमेटिकली साइन आपने एडअप करने हैं और उससे एडअप करना कि उससे वही आंसर बन जाए जो इक्वल के बाद मौजूद होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं जी। यहाँ पर कहता है इंसर्ट द प्रॉपर मैथमेटिकल साइन टू गेट द नंबर आफ्टर इक्वल साइंस। अब यहाँ पर देखें इनके दरमियान आपने मैथमेटिकली साइन एडअप करना और इस तरह एडअप करना कि इससे ये वाला आंसर बन जाए। तो यहाँ पर देखें अगर मैं 16 को जो है 4 पे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें 4 बच जाएगा और आगे इस 4 के साथ ऐडअप कर देता हूँ तो वो बन जाएगा 8। तो यानी पहले जो है मैंने डिवाइड किया उसके बाद प्लस की, यानी 2 जो है ये साइन ऐडअप करने। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 2 के अंदर। सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है इंसर्ट द करेक्ट मैथमेटिकल साइन टू गेट द नंबर आफ्टर इक्वल साइंस। अब यहाँ पर देखें अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं यानी 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 15 और अगला जो 5 उसको मैं ऐडअप कर दूं तो वह बन जाएगा 20 जो कि इक्वल के साइन के बाद मौजूद है। यानी पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया कर दिया। तो इस तरह मेरा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 वाला बनेगा। अब देखते हैं अगली टाइप। अगली जो टाइप है वो कहता है रैंकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ जो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी उसको आपने छोटे बड़े के मुताबिक अरेंज करना होगा। अब देखें इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है इफ़ द मुर्शद इज़ द स्मॉलर दैन द अज़र बट टेलर दैन द अकील, यानी मुर्शद जो है वो बड़ा है अकील से लेकिन अज़र से छोटा, यानी अज़र जो सबसे बड़ा होगा। तो अब कहता है विच इज़ द टेलेस्ट ऑफ द 3। तो अज़र सबसे बड़ा होगा तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें अगले सवाल के अंदर कहता है कमाल इज़ द ओल्डर दैन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर दैन हुसैन, हुसैन इज़ ओल्डर दैन द वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। अब यहाँ पर देखें कमाल जो है सबसे बड़ा बताया गया, वो बड़ा है जमाल से, यानी बड़ा है जमाल से। आगे जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से। आगे हुसैन जो है वो बड़ा है वकार से। तो वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कमाल ही होगा। ऑप्शन जो 1 है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली जो टाइप वो कहता है प्रॉब्लम ऑफ एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंदर जो है एज के रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन आपको दी जाते हैं, उसको आपने हल करना होता है। अब देखें वो कहता है सज्जाद इज़ द ट्वाइस एज ओल्ड एज गनी, यानी ये सज्जाद जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है सज्जाद जो है वो ट्वाइस ओल्डर है गनी से लेकिन 4 साल बड़ा है खालिद से, यानी खालिद से 4 साल बड़ा है और गनी से दुगना है। अब वो कहता है खालिद की जो उम्र है वो 8 साल है, यानी इसका मतलब है कि अगर खालिद की 8 साल है तो इसकी जो साजिद की जो होगी वो होगी 12 साल, क्योंकि वो 4 साल बड़ा है खालिद से, यानी वो 4 साल खालिद से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि साजिद की जो उम्र होगी वो 12 होगी। और अब देखें गनी जो है वो सज्जाद जो है गनी से दुगना है, तो इसका मतलब गनी की जो उम्र होगी वो 6 साल होगी। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 6 साल उसकी उम्र बन जाएगी। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सज्जाद की जो उम्र है वो गनी से दुगनी है और खालिद से 4 साल बड़ा है, और खालिद की उम्र 8 साल है तो जो साजिद की उम्र होगी वो बनेगी 12 साल।
और उसे उसका जब हाफ़ कर देंगे तो गनी की उम्र निकल आएगी, तो वो 6 बनती। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखें, वो कहता 3 ईयर अगो राहिल वाज द 5 ईयर ओल्डर देन रिजवान, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। वो कहता राहील यानी 3 साल पहले राहील और रिजवान की उम्र के दरमियान डिफरेंस जो था 5 सालों का था। अब उनके दरमियान उनकी जो उम्रें हैं उनके दरमियान डिफरेंस कितना होगा, तो वो डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, 5 साल का ही होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर रिजवान 5 साल बड़ा होता है तो राहील भी 5 साल बड़ा होगा, तो डिफरेंस जो है सेम रहेगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये थे जी वर्बल इंटेलिजेंस की जो मुख्तलिफ टाइप जो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इनको हल कैसे करना है, इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।